पाकिस्तानी मेन खुशी से ही उस समिट में जयशंकर आने वाले हैं। पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर। पाकिस्तानी मीडिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब जयशंकर आएंगे, आखिर इंसान है, तो थोड़ी सी गुडविल तो क्रिएट होगी और हमें कोई इनके साथ बिल्कुल बिच नहीं जाना चाहिए। हम अपनी खुद मुख्तारी और अपनी आना को कायम रखें। एक तवील अरसे के बाद इंटरनेशनल मीडिया का फोकस एक ऐसा महफूज पाकिस्तान है जहां दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदगी करते हुए शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। तो हिंदुस्तान भी यहाँ मौजूद है। दुनिया की जो आबादी है उसका तकरीबन 40% जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। इस्लामाबाद के गिर्द खींचे गए कड़े हिफाजती हिसार में पाकिस्तानी अवाम की दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासिर कुन है और पाकिस्तान एक अहम तरक्की पजीर मुल्क है, उभरती हुई माशी मंदी और बड़ा मुस्लिम मुल्क और हर मौसम का स्ट्रैटेजिक ताउन करने वाला आनी दोस्त है। कुछ 17 बरस बाद पाकिस्तान में एक आलमी सतह की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसके हवाले से वजीर इत्तलात अता तारन ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने साबित किया है कि हम SCO की मेज़बानी करना जानते हैं और हमने रेड टेप से रेड कारपेट तक का सफ़र तय किया है। हमारा ख्वाब है कि G20 का इजलास भी यहीं पर हो। पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं और इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद से पाकिस्तान का एक बिल्कुल मुख्तलिफ इमेज दुनिया के सामने आ रहा है। दुनिया जान रही है कि एक इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकिम बतलाया जाने वाला मुल्क असल में बहुत पोटेंशियल रखता है और दुनिया की टॉप 10 फौजों में से एक, एटमी कुव्वत का हामिल और अपनी आबादी के स्ट्रक्चर में 60% नौजवान रखने वाला पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए शानदार जगह है। कोई 17 बरस बाद पाकिस्तान में इस सतह की आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें खित्ते की 3 एटमी कुव्वतें मिल बैठ कर सलाह मशवरे करेंगी और इश्यूज डिस्कस होंगे, आगे बढ़ने की बात होगी और यही बात पाकिस्तान मुखालिफिन से हजम नहीं हो रही। बदकिस्मती से हमारे पड़ोस में न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम खूब जोरों पर है। अच्छा, आम दिनों में भी इनका बस नहीं चलता कि साइबेरिया में अगर 2 इंच ज्यादा बर्फ पड़ जाए तो रूसी सदर को फोन खड़का दिया जाए कि हो ना हो ये पाकिस्तान की कारस्तानी होगी। अब मजीद क्या बात की जाए कि वहां तो गलती से कोई कबूतर भी अगर बॉर्डर क्रॉस कर ले तो उनकी दौड़ें लग जाती हैं, यदि पाकिस्तान का जो जासूस कबूतर है वो पकड़ लिया गया है। अच्छा, पाकिस्तान दुश्मन जो है उसने तो यही करना है कि उसने पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत करार दिलवाने के लिए बड़े पापड़ बेलने हैं, क्योंकि दुश्मन है। वो कैसे बर्दाश्त करते हैं कि पाकिस्तान की जो आलमी तन्हाई है वो ख़त्म हो और पाकिस्तान उनके पापड़ों पर पाँव रख कर उनकी सारी मेहनत गलत कर दे। पाकिस्तान मुखालिफिन ने यही करना था, लेकिन अब इस पर सवाल उठाया जा रहा है इसे क्या कहा जाए इस सिचुएशन को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हैरत अंगेज तौर पर एन 15 अक्टूबर के रोज डी चौक पर एहतजाज का जो ऐलान कर दिया, इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और PTI के जो हमदर्द हैं, खैर ख्वाह कुछ PTI के अंदर के भी लोग हैं, वो भी समझते हैं कि एहतजाज के लिए ये जो वक्त है ये मुनासिब नहीं है, ना वक्त मुनासिब है ना मुकाम मुनासिब है। दुनिया को आखिर क्या मैसेज आएगा इस तारीख में? लेकिन असल जो अहमियत है कादमी साहब इस इजलास की वो ये है कि इस वक्त जो जंगें जारी हैं, एक यूक्रेन में और दूसरी मशरक़ वस्ता में, उसकी वजह से ये एक ऐसा ग्रुपिंग है जो अगरचे ज्यादा पुरानी नहीं है, 2001 में इसका संग बुनियाद रखा गया था, लेकिन इस वक्त जब दुनिया एक बार फिर जो है वो मगरिब और मशरिक के दरमियान एक सफ बंदी हो रही है, उस सफ बंदी में ये सबसे अहम ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चीन और रूस इकट्ठे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान यहाँ मौजूद हैं, तो लिहाजा यहाँ इन और अब ईरान भी इसका जो है वो रुकन बनने जा रहा है। तो लिहाजा यहाँ एक आने वाले सालों के लिए जो नई सफबंदियां होनी है उसमें इस वक्त पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस होना इंतहाई अहम बात है कि तमाम खित्ते के लोग बैठेंगे और इन सारे इश्यूज को रिव्यू करेंगे, अपनी बात भी करेंगे और सब लोग एक दूसरे को सुन भी सकेंगे कि इन मामलात में या इसमें जो एक और जो रुकन है पाकिस्तान के हवाले से नहीं ओवरऑल, वो हिंदुस्तान है जिसका अमेरिका के साथ एक बाकायदा तस्वीराती एक नहीं निस्फ दर्जन से ज्यादा स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हैं। तो लिहाजा वो हिंदुस्तान के साथ ये बाकी ममालिक जो हैं वो कैसे डील करते हैं, लेकिन इस SCO की जो अहमियत है वो बढ़ती जा रही है और ये भी मियां नवाज शरीफ की एक लेगेसी है कि उनके दौर में जुलाई 2017 में
पाकिस्तान ने इसकी फुल जो मेंबरशिप थी वो हासिल की। ठीक। अच्छा सर, आप वजीर दिफा भी रह चुके हैं, वजीर खारजा भी रह चुके हैं। ये जो ग्रुप बंदी है आलमी सतह के ऊपर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक ब्लॉक्स बन रहे हैं, ब्लॉक्स सामने नज़र भी आ रहे हैं। क्या इसमें ये खदशा होता है कि इन दिस प्रोसेस जब आप इस किस्म की किसी तंजीम का हिस्सा हों, इतना हाई प्रोफाइल समिट हो रहा हो आपके मुल्क में, कि आप किसी दूसरे को ऑफेंड कर दें, दूसरे के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो जाएं कि जनाब ये उस कैंप में जा रहे हैं, क्या कोई नुकसान हो सकता है इससे? देखिए, एक तो बात इसलिए मैंने जिक्र किया कि हिंदुस्तान की मौजूदगी का मतलब है कि इस समिट की हर चीज जो है वो हिंदुस्तान अपने जो उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनके साथ वो शेयर करेगा। तो लिहाजा ये उस तरफ ऐसी खुफिया दस्तावेज नहीं होगी जिसपे ये सब चीजें रिपोर्ट होंगी। लेकिन यहाँ जो मगरबी दुनिया है अब उसके सामने एक वाज़ेह चैलेंज है कि इस जो बढ़ती हुई सफबंदी है इसको एक मुखासमत तक पहुंचने से कैसे रोकना है। ये वो कोल्ड वॉर जो हमने दूसरी जंग अजीम के बाद देखी थी वो दोबारा से शुरू ना हो। पहले से कई ज्यादा इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है दुनिया, मुआशी तौर पे एक दूसरे के साथ बहुत जुड़ी हुई है। चीन और अमेरिका जो इन दोनों ब्लॉक्स की सरबराही करें उनके आपस में बहुत ज्यादा मुआशी मफादात इकट्ठे हुए हुए। लेकिन यहाँ सिर्फ यही इशू है कि यूक्रेन में जो हुआ है उसके बारे में किस तरह कौन जो है बिहेव करता है, और जो एक मगरबी दुनिया का इसरार है कि हर चीज को सिर्फ उसके मौजूदा लम्हे में ही देखा जाए। मसलन उनका ये ख्याल है कि जी मशरिक़ वस्ता का जो सारा इशू है वो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था कि जब हमास ने इसराइल पर एक हमला किया, हालांकि एक पूरी तारीख है। तो लिहाजा हर लिहाज से पाकिस्तान की मरकजियत से जो है इसमें एक इजाफा होगा इस इस सरबराही इजलास से, और आने वाले सालों में ये सारे ममालिक जो हैं ये जो फैसले करेंगे मुआशी भी और अस्करी भी। और ये भी मैं आपके नाजरीन के लिए अर्ज कर दूं कि SCO का जो संग बुनियाद था वो एक अस्करी अलायंस के तौर पर रखा गया था, एक मिलिट्री अलायंस के तौर पर रखा गया था। तो अभी भी इसके अंदर जो है वो डिफेंस की बड़ी अहमियत, और इसलिए आपने देखा कि पहले जो बायलैटरल तौर पे, लेकिन अब SCO के तहत जो है वो मुश्तरका मशकें पाकिस्तान और रूस की भी होती हैं, दूसरे मालिक की भी होती हैं। तो ये वक्त के साथ SCO की अहमियत बढ़ेगी और पाकिस्तान एक कलीदी वक्त में उसका इजलास हो सकता है। अच्छा सर, आपने इसका मईशत का भी जिक्र किया, अब इसके मौशी असरात पाकिस्तान पे क्या हो सकते हैं? अगर हम दूसरी तरफ देखें, नेटो को देखें या फिर आप यूरोपीय यूनियन को देखें, मुख्तलिफ जो अलायंसेज हैं वहाँ पे पूरा खित्ता तरक्की कर रहा है, वो एक दूसरे के साथ तजारत भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। भारत के साथ हमारी वैसी तजारत नहीं हो रही, चाइना के साथ हमारी तजारत कितनी हो रही है वो भी लगता समटाइम ऐसे है कि वन साइडेड है। तो इसको हम अपने मौशी एडवांटेज के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को? जी, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि अभी तक तो इसका जो बुनियादी माखज है वो एक मिलिट्री और डिफेंस अलायंस के तौर पर है। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें चूंकि जब भी लीडरान मिलेंगे तो आपस में जो मुआशी मामलात हैं वो किस तरह चाइना के वज़ीर आज़म हैं वो एक दिन पहले तशरीफ ले, इसीलिए कि चाइना के साथ हमारे अब बहुत गहरे मुआशी ताल्लुकात अब डेवलप हो चुके हैं। तो लिहाजा वो एक दिन पहले आकर जो है वो सारी गुफ्तगू SCO के इजलास से पहले करेंगे। लेकिन मौका है, एक SCO भी बुनियाद बन सकता है, और अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कभी आपस में ताल्लुकात की बेहतरी होनी है तो एक ऐसी ग्रुपिंग जहाँ ये दोनों ममालिक एक दूसरे के रुकन है तो बात कर सकते हैं, उस एक प्रीटेक्स्ट हो सकता है। इसी तरह जो पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी आ रही है, लेकिन रशिया के ऊपर मगरब में सैंक्शंस लगाई हुई, लिहाजा वो ट्रेड उस तरह खुलकर नहीं हो सकता। तो एक जो आने वाले सालों में जिसका आपने मुझसे सवाल पूछा है, एक मगरबी दुनिया के जो पूरे सिस्टम्स हैं मुआशी, जिनमें बहुत रोल मालियाती निज़ाम का है कि न्यूयॉर्क में जो इंटरनेशनल क्लियरिंग होती है तमाम ट्रांजैक्शंस की, कुछ यूरोप में होती है, तो अगर एक तो बादल मालियाती निजाम की बुनियाद चाइना और रशिया रखें। ऑलरेडी उन्होंने कोशिश तो की है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बनाकर कि IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने एक और इदारा भी जो है उसको खड़ा किया जाए, और ये भी एक आने वाले सालों में एक टेस्ट होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि यूरोप जो है वो हर मामले में अमेरिका का साथ दे, बाज मामलात में दूसरी तरफ भी
اپنے جو معاشی مفادات کو دیکھ کر فیصلے کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر، انڈیا کے ساتھ کوئی بائیلیٹرل آن دا سائڈ لائنز پہ کوئی ہو سکتی ہے بات چیت؟ اس موقع کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بھارت سے جو صحافی بھی آئے ہیں، برکھا دت صاحبہ کی نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، تو کیسے اس کو پاکستان یوٹیلائز کر سکتا ہے؟ جی دیکھیے، بہت سارے ایشوز میں تو ایک ڈیڈ لاک ہے. بعض ایشوز میں ہماری طرف سے، جیسے کشمیر کا جو معاملہ ہوا ہے اگست 2019 کے بعد سے، کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے کہ وہ کشمیریوں کا جہاں کی خود ارادیت ہے اس کو ہندوستان کا آئین اس کو ان سے چھین نہیں سکتا. تو لہذا اور اس کے نتیجے میں جو 2019 میں ہوا تھا، اس دفعہ ہندوستان نے تجارت بند کی ہوئی ہے. تو یہ ضرور ممکن ہے کہ اگر دونوں ممالک نے اس کانفرنس سے پہلے کہا ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر کوئی بائی لیٹرل گفتگو نہیں کریں گے. تو اب دونوں ملک اپنا سٹینڈ لے چکے ہیں، لیکن اگر غیر رسمی بات تو ہو کر، میری نظر میں اگر صرف ہائی کمشنرز جو ہیں ایک دوسرے کے ملک میں تعینات ہو جاتے ہیں، جو کہ 2020 کے بعد سے نہیں ہے، 19 کے بعد سے نہیں ہے، تو لہٰذا ہائی کمشنرز کا واپس جانا اور دونوں کے ممالک کے سفارت خانے جو ہیں ان کا دوبارہ پوری طرح کام کرنا جو ہے وہ بنیاد بن سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایشو ہے وہ تو تبھی ہوگا، میری نظر میں اب اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، جب تک دونوں ممالک جو ہیں وہ کوئی اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے ذریعے، کسی کے ذریعے بھی کوئی بیک چینل قائم نہیں کرتے جس کے ذریعے گفتگو ہو سکے.